आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर। साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी। रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक अभिव्यक्ति ऐसी भी। लेखिका रंजना शर्मा। दोस्तों, हर किसी के जीवन में घटना या हादसा कह लीजिए होता ही रहता है। कुछ संभावित होता है तो कुछ आकस्मिक। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिन्हें झेल जाने के बाद भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हादसे बहुत कुछ सिखा जाते हैं या बता जाते हैं जीवन की सच्चाई। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। किसी की अभिव्यक्ति थी तो किसी के लिए सोचने पर मजबूर करने वाला एक हादसा। सुनंदा यही सोचने पर विवश हो गई थी। पिछले साल जब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई तो एहसास भी न था कि एक कमरे के फ्लैट में भी अतिथियों को आवास की सुविधा देनी होगी। सबसे पहले एक नवविवाहित जोड़ी अतिथि बनकर आई। सुदूरवर्ती इलाके से आए थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। वे हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा भी करना चाहते थे। मुझे भी साथ चलने के लिए जिद करने लगे तो मैं ना नहीं बोल सकी। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर हम निकल गए। हरिद्वार की आरती और गंगा स्नान के बाद दूसरे दिन हम ऋषिकेश पहुंचे। जहां हम ठहरे थे वहां से लक्ष्मण झूला कुछ दूर था, पर शांति और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से हम वहीं होटल में ठहर गए। एक गाड़ी का प्रबंध भी हो गया तो दिन का भोजन करके हम घूमने निकल गए। रमेश और लक्ष्मी बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लक्ष्मण झूले पर जाकर लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई। एक बच्ची की तरह हंसती रही, उछलती रही। नीचे बहती गंगा को देखकर अभिभूत होती रही। सच, भला कौन गंगा को देखकर मंत्रमुग्ध नहीं होता। ड्राइवर हमें एक ऐसी जगह भी ले गया जहां लोग कम थे। पत्थर, वृक्ष और टीलों के बीच से गंगा बह रही थी। जहां हम गंगा के पानी का स्पर्श ही नहीं, उसके साथ खेल भी सकते थे। ऊपर सड़क पर एक चाय की दुकान के सामने गाड़ी रोककर ड्राइवर ने मुझे नीचे जाने का रास्ता दिखाते हुए कहा, आप लोग यहाँ से नीचे जाइए। रमणीक स्थल है, पर हाँ, गंगा के किनारे में ही रहिएगा। पानी अचानक बढ़ जाता है, ध्यान से। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, और वो चला गया। गंगा किनारे एक बेंच सा भी बना हुआ था। मैं उसी पर बैठ गई, पर रमेश और लक्ष्मी को तो गंगा जल का सुख भी लेना था, तो वे पानी से तालमेल करते हुए किनारे पर जा बैठे। मैं बेंच पर बैठी और आंख बंद कर मन ही मन गंगा वंदना करने लगी। माँ, आप जीवनदायिनी हैं, हमेशा रहिएगा। आंखें खुली तो रमेश मेरी तस्वीर खींच रहा था। मैं हंस पड़ी। अरे जाओ भाई, अपनी पत्नी की तस्वीर लो। सुनो रमेश, ध्यान रखना, किनारे पर ही रहना, नदी के बीच में मत जाना। रमेश हाथ हिलाते हुए स्वीकृति दे रहा था। तभी पीछे से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। ठीक कहा आपने, गंगा का कुछ पता नहीं, कभी भी किसी को भी अपने में समाहित कर सकती है। मैं चकित थी। सन्यासी भेष में ये महिला कभी आई? आते हुए देखा ही नहीं। मैं कुछ कहती उससे पहले ही दूर से रमेश की आवाज आई, चलिए दीदी, चाय पीते हैं ऊपर। ठीक है। पर धीमी आवाज में सन्यासिन कह रही थी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, चाय वाला नीचे भी चाय ले आता है, मंगवा लीजिए उनको कहकर, मैं भी एक कप ले लूंगी। पता नहीं क्यों मैं ना नहीं कर सकी और भाई से कहा, तुम लोग ऊपर जाओ और 2 कप यहाँ भिजवा देना। हाँ, अगर ड्राइवर आ गया हो तो बुलवा लेना। अच्छा ठीक है, कहकर चला गया। मैंने पूछा,
आपने मुझे क्यों रोका है? कुछ कहना चाहती हैं? मैं शायद आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको देखकर चली आई। हाँ, मुझे कुछ कहना है। मैं संक्षेप में ही सही अपनी आप बीती सुनाना चाहती हूँ। दूर से ही आपको देखकर मुझे लगा कि मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर सकती हूँ अपनी बात। मैं हतप्रभ थी। कुछ कहती उससे पहले ही सन्यासिन अपनी कहानी सुनाना शुरू कर चुकी थी। पहाड़ों के पीछे से हवा चलने की और सामने गंगा की कलकल करती आवाजों के साथ मानो मेल खा रहा था सन्यासिन की आत्मगाथा सुनाना। मैं पहाड़ों में ही पैदा हुई, यहाँ नहीं, बहुत दूर कहीं एक गरीब परिवार में। मैं पैदा हुई तो मेरे पिता को धक्का सा लगा। ऐसा माँ ने बताया बाद में। वो मुझे देखते तक नहीं थे। उन्हें तो बेटा चाहिए था जो बड़ा होकर उनका सहारा बनता। 1-2 साल में मेरा भाई भी पैदा हो गया तो मेरे साथ पिता की दूरी और बढ़ गई। माँ मेरा साथ देती, प्यार देती और चुपचाप रोती अपनी बेटी के नसीब पर। कभी कभी बालों में तेल लगाते हुए कहती, मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे बचा कर रखा है। तेरे पिता ने तेरा जन्म होते ही नदिया में फेंक आने को कहा था, पर मैं अड़ गई। अब भी वो तुझे देखते तक नहीं। न जाने कब तक मैं तेरा सहारा बन पाऊंगी। मैं बच्ची थी, तब भी सब समझती थी। धूप छांव को सहते हुए मैं कब 10-11 साल की हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। मैं खेलती थी, हंसती थी, जो मिला खा लेती थी। माँ के प्यार में विभोर रहती थी। पर दिन भर मजदूरी करके जैसे ही पिता घर आते, मैं कहीं कोने में दुबक जाती थी। बहुत डरती थी मैं अपने पिता से। समय बीत रहा था। मैं माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी, पर पिता के सामने न जा पाती। एक रोज की बात है, माँ ने कहा, बेटी ये कुछ कपड़े हैं, जरा आंगन में सुखा दे। मैं तत्पर हो गई। घर में माँ और मैं ही थे, तो मैं सांस ले रही थी। कपड़ों को डाल ही रही थी कि सामने से पिता को आते हुए देखा। साथ में 2 और लोग थे। नहीं जानती थी उनको मैं हड़बड़ाकर भागने का उपक्रम कर ही रही थी कि पिता ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? रुको। पिता की बोली में आज मिठास कैसे? मुझसे बात कर रहे हैं। मैं अवाक थी। उन्होंने मुझे कहा, यहाँ इनको नमस्ते करो। ये शहर से आए हैं, मेरे दोस्त हैं। मैंने नमस्ते कहा। तभी माँ भी आ गई और इशारों में मुझे घर के अंदर जाने को कहा। पिता में आए परिवर्तन को देखकर मैं आश्चर्यचकित भी थी तो खुश भी थी। मुझे परिवर्तित पिता को और देखना था, इसलिए रसोई की खिड़की से छुप कर देखने लगी। मेरे पिता और उनके दोनों दोस्त मेरी माँ को कुछ कह रहे थे, जिसे मानने से माँ मना कर रही थी। हाव भाव से पता चल रहा था माँ को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तभी पिता मेरी माँ पर चिल्लाए। उससे मैं कुछ कहा और माँ रो पड़ी। दोस्तों में से एक ने अपने पैकेट से कुछ नोट निकाले, गिने और पिताजी को दे दिए। पिताजी ने वो पैसे तुरंत माँ को दे दिए। माँ पराजित हो गई। उन्होंने वो पैसे ले लिए। न जाने क्यों मुझे ये सब देखकर आभास हो रहा था कि बात कुछ मुझसे ही जुड़ी है, और वो
सच था। माता पिता दोनों घर के अंदर आए। पिता ने बड़े प्यार से मुझे कहा, बेटी, तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ जाना है। एक बड़े शहर में जाओगी तुम। तुम इन चाचाओं की हर बात मानना बेटा। तुम्हें एक घर में बेटी की तरह रहना है, और जैसे तुम यहाँ अपनी माँ का हाथ बटाती हो वैसे ही करना है? उसके पैसे मिलेंगे। अरे बेटा, घर के काम ही तो करने हैं। तुम्हें अच्छा अच्छा खाना और कपड़ा भी मिलेगा। और क्या चाहिए? मैं आता रहूंगा, और तुम्हें जो पैसे मिलेंगे ना, ले आऊंगा और तुम्हारे लिए जमा करता रहूंगा। मैंने माँ की ओर देखा। माँ कुछ नहीं बोली, बस आंखें भरी हुई थी उनकी। मुझे दुख हुआ उन्हें देखकर, पर पहली बार पिता को प्यार से कुछ कह दे पाया तो मैं तुरंत मान भी गई। मुझे पेट भर खाना और अच्छे अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं, ये सोचकर ही अच्छा लग रहा था। और मैं गांव से शहर आ गई। घर के काम करने लगी। बहुत कुछ करना पड़ता था। धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पिता का इंतजार करने लगी। सोचा वो आएंगे तो कहूंगी वो मुझे वापस गांव ले जाएं। लेकिन पिता तो कभी आए ही नहीं। समय का चक्र चलता रहा। एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते रहे वो लोग मुझे। घर का काम छूटा। पहुंचाई गई ऐसी जगह जहां मेरी जैसी और लड़कियां भी थी। खुशी हुई कि चलो बात करने के लिए सहेलियां तो मिली, पर हम सब मिलकर हंस नहीं पाते थे, सिर्फ रोते थे। हमारा मन टूटता रहा, शरीर बिकता रहा, जीवन चलता रहा। मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि ये भी एक व्यवसाय ही है। आत्मा की आवाज सुनना चाहती थी जो कह रहा था मर जाओ, पर मैं जिंदा ही रही, सहती रही हर तरह की भावनाएं, दुर्भावनाएं, प्रेम, धोखा और भी बहुत कुछ। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यही ऋषिकेश में मैंने अपने को स्वतंत्र पाया। जो विदेशी मुझे लेकर आया था वो अकेला ही वापस चला गया। मैं खुश हुई, पर सोचने लगी अब क्या। सड़क के किनारे बैठने पर कुछ पैसे, फल आदि मिल जाया करते थे। एक दिन किसी ने मुझे सन्यासियों के कपड़े भी दे दिए। मैं सन्यासिन की तरह रहने लगी। पैदा हुई तब से हमेशा हर किसी की बात मानती रही। अपने मन की बात सुनकर भी क्या करती। माँ ने बहुत सोचकर मेरा नाम रखा था। उसका मान रखा मैंने। अचानक मैं पूछ बैठी, माँ ने क्या नाम रखा था? सन्यासिन भरी आंखों के साथ मुस्कुराकर बोली, गंगा, गंगा। ठीक उसी वक्त पीछे से चाय वाले ने आवाज दी, दीदी चाय लीजिए। मैं पलटी और चाय ली। उसने पूछा, ये 2 कप चाय क्या आपने अपने लिए मंगाई थी? नहीं नहीं, इनको दो ना, कहकर मैं बगल में बैठी सन्यासिन की ओर मुड़ी, पर वहां तो कोई नहीं था। इनको चाय वाला भी कह रहा था, यहाँ तो आप ही है, कोई और तो है नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं अवाक थी। कहाँ गायब हो गई वो एक पल भर में? चाय वाले ने कहा, कौन था आपके साथ? गंगा सन्यासिन। हा? अब वो चकित था। उसने कहा, दीदी 4 दिन हुए माँ गंगा ने उस सन्यासिन को अपनी गोद में ले लिया। हाँ, क्या मतलब? ये इसी जगह सन्यासिन का पैर फिसला था
और वो गंगा के तेज प्रवाह में बहकर न जाने कहां चली गई। पार्थिव शरीर तक नहीं मिला। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। मैं कुछ न कह सकी। कोई अपनी कहानी ऐसे भी अभिव्यक्त कर सकता है। हाँ, इसका अनुभव हुआ, मन में समाये रखा। आज सोचा मैं भी इस माध्यम से ये अभिव्यक्त करूं, एक अभिव्यक्ति ऐसी भी। अभी आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। आज की कहानी थी एक अभिव्यक्ति ऐसी भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।